जी नमस्कार। वातायन की हमारी साप्ताहिक संगोष्ठी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना काल का मार्च 2020 से, तब से हम लोग यह साप्ताहिक संगोष्ठियां कर रहे हैं वातायन की। और यह उस श्रृंखला की 57वीं कड़ी है। और इन संगोष्ठियों में हमने बहुत से संवाद किए हैं लेखकों के साथ, कुछ नवोदित रचनाकारों को के साथ मंच साझा किया है जहां उनके साहित्य से अवगत हो पाए हैं। बहुत से स्थापित साहित्यकारों को हमने सुना है। कुछ पुस्तकों की चर्चाओं के कार्यक्रम हुए हैं और ऐसे बहुत से लेखकों को हमने याद किया है, उनकी स्मृति में आयोजन किए हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। तो आज हम स्मृति में कार्यक्रम कर रहे हैं विश्व विख्यात लेखिका अमृता प्रीतम जी का। अमृता प्रीतम जी एक हमारे यहाँ भारत की एक ऐसी साहित्यकार रही हैं जो एक सेलिब्रिटी लेखिका के रूप में जानी गई हैं। उस सेलिब्रिटी लेखिका उस समय थी जब हमारे पास इतना मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। उनके स्वर में एक कविता हमारे पास हाथ लगी है जिसे मैं कार्यक्रम को शुरू करते हुए इस समय साझा कर रहा हूँ उनकी स्मृति में। अज आखां वारिस शाह ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਅਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬਹਿਣ। ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਇਸ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੂਣੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਜ਼ਹਿਰ। ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚੜੀਆਂ ਲਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਚੜਿਆ ਕਹਿਰ। ਇਹੋ ਬਲਿੱਸੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਬਣ ਬਣ ਬੱਗੀ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਮੰਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਗ ਬਣਾ। ਨਾਗਾਂ ਚੀਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ, ਬਸ ਫਿਰ ਡੰਗ ਹੀ ਡੰਗ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਗ। ਵੇ ਗਲਿਓਂ ਟੁੱਟੇ ਗੀਤ ਫਿਰ, ਤਰਕਲਿਓਂ ਟੁੱਟੀ ਤੰਦ। ਤ੍ਰਿੰਜਣੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੇਲੀਆਂ, ਚਰਖੜੇ ਕੂਕਰ ਬੰਦ। ਸਣੇ ਸੇਜ ਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋੜ। ਸਣੇ ਡਾਲੀਆਂ ਪੀਂਗ ਅੱਜ ਪਿਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੋੜ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੰਝਲੀ ਗਈ ਗੁਆਚ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਫੂਕ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੰਝਲੀ ਗਈ ਗੁਆਚ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਭ ਵੀਰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਸਦੀ ਜਾਚ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ, ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਹੂ ਵਸਿਆ, ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੋਣ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ। ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਵੇ ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ।
आज किताबी इश्क दा कोई अगला बरकाब होगा। तो ये थी अमृता प्रीतम जी की आवाज़ में उनकी एक बहुत प्रतिनिधि रचना, जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि भारतीय कविता को, भारतीय साहित्य को भी बहुत पहचान मिली थी एक समय। आज अमृता प्रीतम जी की स्मृति में बहुत श्रेष्ठ वक्ता हमारे मंच पर उपस्थित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से रेखा सेठी जी, डॉक्टर विनीता जी और प्रेम कुमारी श्रीवास्तव जी, जिन लोगों ने, जो लोग स्वयं लेखक हैं और अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं, बहुत सम्मानित हैं भारत में, और जिन्होंने अमृता प्रीतम जी के साहित्य को बहुत नज़दीक से जाना है, पहचाना है और उस पर शोध किया है। तो मैं मंच सौंपता हूँ रेखा सेठी जी को, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। मैं आग्रह करता हूँ रेखा जी से कि आप आएँ मंच पर, और पहले भी रेखा जी कई बार मंच पर आ चुकी हैं वातायन के और इसे सुशोभित कर चुकी हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी साथियों को। पद्मेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और मेरे साथ जो लोग हैं, मेरी कोशिश रहती है कि हर स्मृति और संवाद के इस कार्यक्रम में जो वातायन संगोष्ठियों के तहत हो रहा है, उसमें कुछ ऐसे लोगों को लाऊं जिन्होंने विशेष रूप से उस कवि या लेखक का अध्ययन किया हो। तो अमृता प्रीतम पहली रचनाकार थी, पहली महिला थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमारे साथ आज डॉक्टर वनीता हैं, जो उन्हीं की परंपरा में, जिन्हें पंजाबी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन आज मेरे साथ जो मेरे दोनों साथी हैं, वो दोनों लेखक होने के नाते, आलोचक होने के नाते तो अमृता को जानते ही हैं, लेकिन अध्यापन क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। वनीता जी खालसा कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो खालसा कॉलेज है, वहां उन्होंने कई वर्ष प्राध्यापन किया और अब सेवानिवृत्त हैं। और डॉक्टर प्रेम कुमारी श्रीवास्तव जी दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में पढ़ाती हैं। अमृता का उपन्यास पिंजर भी पढ़ाती हैं, अमृता को भी पढ़ाती हैं अंग्रेजी में, और अमृता प्रीतम पर एक पुस्तक का सह संपादन कर रही हैं। तो यूं तो इनके विषय में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा समय हम अमृता पर बात कर सकें, इसलिए मैं सीधे अमृता पर आऊंगी। और बड़ी अमृता ने अपने बारे में एक कविता लिखी थी। एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप किया है, सिर्फ कुछ नज़्में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी है। ये कविता अमृता प्रीतम ने अमृता प्रीतम को परिभाषित करते हुए लिखी। ऐसी एक छोटी सी कविता और है जिसे उन्होंने अपने घर का पता जानकर उसके बारे में अपने घर का पता दिया और वो कविता लिखी, मेरा पता। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है, आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है, और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, और हर सड़क की दिशा का नाम पूछ दिया है। अगर आपने मुझे जरूर पाना है तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, एक वर है, और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े, समझना वह मेरा घर है, समझना वह मेरा घर है। क्या बात है। तो एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में पद्मेश जी ने कहा कि वारिस शाह वाली कविता जो है, जो पूरे विश्व में इतनी लोकप्रिय है, जितनी हिंदुस्तान में उतनी पाकिस्तान में, बल्कि आज भी हर बरस जब वारिस शाह की मजार पर उर्स लगता है तो ये नज्म वहां गाई जाती है। तो एक ऐसी शख्सियत से के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं
1 घंटा तो क्या कई घंटे भी हों, तो अमृता को डिकोड करते हुए अमृता के इर्द गिर्द एक जैसे हेलो होता है, ऐसे जो एक पर्दा सा पड़ा हुआ है, और एक जो एक, मतलब एक ऐसा वजूद जिसे हम और अधिक नजदीक से जानना चाहते हैं, ऐसी अमृता, हमारी अमृता, उसको पाने की हम कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही खूबसूरत बात ये है कि वनिता जी ने अमृता पर एक कविता लिखी है, जो अमृता को की पूरी शख्सियत को जैसे शब्दों में उतार लाती है, वो अमृता का एक चित्र बनाती है। तो मैं अनुरोध करूंगी वनिता जी से कि इस बातचीत की शुरुआत हम आपकी उस कविता से करें जो आपने अमृता पर लिखी। शुक्रिया रेखा जी, आपने अमृता जी के बारे में जो छोटी कविताएं सुनाई, वो वाकई में उनका पूरा जो चरित्र है, जो उनकी शख्सियत है, उसको सामने ले आती हैं। और जैसे मैं वातायन की संस्था की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ साझा करके मेरे को भी ये कुछ पल दिए हैं जिसमें हम सब मिलके अमृता को याद कर सकें और उसको सेलिब्रेट कर सकें। जैसे आपने कहा कि अमृता जी के बारे में जो मैंने पेन पोर्ट्रेट लिखा, तो उसका नाम ही मैंने ऐसा रखा था कि 20वीं तो क्या 21वीं शताब्दी में भी अमृता का कोई भी सानी नहीं है कि जो तो मैंने कहा था अमृता नहीं रीसा तेरियां, रीसा वर्ड मैं पंजाबी में ही आपको वो कविता सुनाती हूँ। अमृता तेनू याद कर दी 20वीं नाले 21वीं सदी, तेनू याद कर दियां ए शायर औरतां, कलाकार औरतां, गल गल ते तेरा नां लैंदियां, अकीदत करदियां, कोई मत्थे ते चेतना दा लाल सूहा टिक्का सजाउंदियां, तेरे वर्गा हेयर स्टाइल बनाउंदियां, सिगरेट दे लम्मे कश भरदियां, जान टकराउंदियां, हवा विच धुआं हवा विच बदल बना उडाउंदियां, कुछ कुछ तैनू चितवदियां ते कुछ कुछ अपने सुपनियां दे राजन साहिर इमरोज नू लभदियां। अमृता कुछ कुछ ओ अपने सुपनियां दे राजन साहिर इमरोज नू लभदियां, बाहां विच बाहां दी करिंगड़ी पाई, गुलमोहर दे फुल्लां हेठ लटबौरियां हुंदियां, होटल रेस्तरां जां किसे विदेशों आए कलाकारां नाल संवाद रचाउंदियां, ये लेखक औरतां कलाकार औरतां गल गल विच तेनू याद करदियां ने। अमृता ओ अमृता, अमृता तू पंजाबना लई, हिंदुस्तानना लई, पाकिस्तानना लई ते होर मुल्कां विच बैठियां तरीमतां लई वॉइस ऑफ एशिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन गई। तू वॉइस ऑफ एशिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन गई है। तेरा घर अदीबां दा काबा सी, तेरी रूह मां दे टोटे हुंदे वेख कुरलाउंदी, लहू दी भरी चनाब वेख वारस अगे वैन पाउंदी, कबरी सुते वारस नू झिंझोड़ जगाउंदी। अमृता ओ अमृता तू मुहब्बत दा मुजस्मा, इश्क दी इबारत, सुपनियां दा फलक, शायरी दी विरासत। अमृता तू ही है, तू
तू तोड़े जंदरे बंद बूहियां दियां रिवायतां दे। उस अंदर दम तोड़ती औरत नू परवाज दिती, पंख दिते, ओढ़ दिते, कराया एहसास उसनू अपनी वजूद दा। अमरता तेरे वर्गा बनन लई, अमरता तेरे वर्गा बनन लई रसीदी टिकट ते रसीद होना पैंदा। तेरे वर्गा बनन लई रसीदी टिकट ते रसीद होना पैंदा है। नागमणि लई कामे बनना पैंदा है। रूह दे दर्द भी कसीद करने पैंदे ने। रूह दे दर्द भी कसीद करने पैंदे ने। अग दे दरिया डुब डुब तरने पैंदे ने। शरीकां दे हसद ते अनेकां इल्जाम भी सहने पैंदे ने। रूह दे रूबरू होण दी जुर्रत जगाउणी पैंदी है। रूह दे रूबरू होण दी जुर्रत जगाउणी पैंदी है। तां ही सदियां बाद कोई अमृत वर्गी अमृता हुंदी है पैदा, जेड़ी सागर मंथन चों विष अपने गले उतारे ते सुच्चे इश्क दा शब्द उचारे। काश काश साडा अखरां दी जाई नाल कायनाती रिश्ता अखरां संग होर गूढ़ा होवे, होर गूढ़ा होवे। अमरता नहीं रीसां तेरी। शुक्रिया। ये मैंने कुछ लफ्ज थे जो उसको याद करते हुए आपके साथ साझे करने चाहते थे। जी बहुत बढ़िया वनीता जी, बहुत खूबसूरत। असल में अति सुंदर। हाँ, सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब आपने अमृता को याद किया तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि अमृता ने बताया अपने इंटरव्यू में कि ओहायो स्टेट की जो गवर्नर थी, मतलब कोई मुख्य स्त्री थी, वो अमृता से मिली और उन्होंने कहा कि आपके देश में तो न जाने किस किस तरह की समस्याएं हैं, तो आप ऐसी कैसे हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल बात नहीं करती कि औरत को क्या होना चाहिए, जैसे कि एक कमरा अपना होना चाहिए या उसके पास इतना पैसा होना चाहिए, बल्कि मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी पाऊंगी। और आपकी इस कविता की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अमृता जैसी है तो वैसी जो अक्षरों की दुनिया की औरतें हैं, जो कलाकार औरतें हैं, हमने अमृता की उस परंपरा को सहेजा है, पाया है और अपने आप को उसमें खड़ा किया है। इसलिए अमृता जैसा कोई और नहीं हो सकता। नई रीसा तेरियां, और कैसे इतना करने के लिए जो साहस चाहिए, अपनी रूह के सामने जो सीधे खड़े होना पड़ता है, वो साहस उस समय में अमृता ने किया। और कितनी खूबसूरत बात है कि अमृता का अनिग्मा जो है वो हमेशा साहिर इमरोज और उनकी प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द बुना जाता रहा, लेकिन आपने कहा उस सुच्चे प्रेम का, ये सुच्चा प्रेम जो है वो प्रेम ही है जो आपको इस दुनियावी रिश्तों से ऊपर उठा देता है। तो आपने ये सारे पहलू जो अमृता के थे वो इस कविता में समेट लिए और बहुत खूबसूरती से। अमृता की जिंदगी में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो उनकी माँ की मृत्यु हुई, तब उन्हें किसी ने कहा कि बच्चों की बात ईश्वर सुनता है, और तब वो 11 साल की थी और उन्होंने लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी और उनकी आंखों के सामने ही माँ चली गई, तो उन्हें लगा कि ईश्वर बेगाना हो गया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जब विभाजन हुआ तो जितना दुख, जितनी तकलीफ, यानी
जो लेखक है, बड़ा लेखक है, उसका दुख केवल अपना नहीं होता, तो सारे दुख दर्द ने जैसे उनकी झोली आ फंसा था। और उन्होंने कहा कि चनाब का रंग लाल हो गया था। तो मुझे उस दिन लगा कि ईश्वर ही नहीं, हर रिश्ता, हर मजहब, समाज, सब बेगाने हो गए हैं। तो ये जो विभाजन की पीड़ा थी, ये हमने उस कविता में भी सुनी। तो प्रेम जी, मैं आपके पास पहले आऊंगी कि आप, उनका एक ऐसा उपन्यास है पिंजर, जिसमें उन्होंने, अमृता की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जो घटनाएं हैं, उनका साहित्य केवल उन घटनाओं के इर्द गिर्द नहीं डोलता, बल्कि उन घटनाओं के भीतर जो मनुष्य की भावनाएं होती हैं, जो बारीक भावनाएं होती हैं, जो कोमल तत्व होता है, अमृता उन तारों तक अपनी उंगली रख पाते हैं। तो आप विभाजन संबंधी जो साहित्य है अमृता का, उस पर कुछ बात कीजिए। थैंक यू रेखा। मैं पिंजर पे और अमृता प्रीतम पे बात शुरू करने से पहले वातायन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज ये मुझे मौका दिया कि आप लोग सबके सामने कुछ अपने विचार रख पाऊं। अमृता प्रीतम के लिए मैं वो शब्द और वो सेंटेंस यूज करती हूँ जो कि मेरी एक बहुत फेवरेट वुमन, ब्लैक वुमन राइटर है, टोनी मॉरिसन। आप लोगों ने, बहुतों ने उनका नाम सुना होगा, शी इज अ नोबेल लॉरिएट। माउंटेन ऑफ अ वुमन टोनी मॉरिसन के लिए ब्लैक लिटरेचर में कहा जाता है। रियली अमृता प्रीतम वो साहित्यकार, वो लिटरेरी फिगर हैं, वो वुमन राइटर हैं हु इज अ माउंटेन ऑफ अ वुमन। एंड ये सच है कि शी डिफाइंस लिटरेचर में, शी डिफाइंस बॉर्डर क्रॉसिंग्स इन द सेंस कि अमृता प्रीतम वो राइटर हैं जो पाकिस्तान में भी उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी वो इंडिया में हैं। और यही नहीं, उनकी लैंग्वेज में भी, वो पंजाबी से हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। हम ये जानते हैं कि आज का जनरेशन जो है वो पंजाबी और हिंदी बोलता है, बट बहुत ज्यादा, ये दुख की बात है, बट ये बहुत ज्यादा वो साहित्य नहीं पढ़ता है। और उनके लिए अमृता प्रीतम अवेलेबल है इंग्लिश में, इंग्लिश ट्रांसलेशंस में। सो शी इज वन राइटर हु इज, हु क्रॉसेस these languages very very easily. और उन्होंने हमारे यंग, एंड यहाँ ही पिंजर आती है, यंग माइंड्स के लिए वो नॉवल स्पेस क्रिएट की है। और हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो मुझे ऑफ कोर्स द वेरी वेरी फेमस इंग्लिश क्रिटिक एंड राइटर वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन याद आता है, जिसमें she for the first time Virginia Woolf spoke about having your own space. It's a feminist text, and having your own space, a room of one's own, अपना कमरा, अपनी जगह, and to be able to live in that room, to be able to live in that space. अमृता प्रीतम वो राइटर है जिसने एक्चुअली ये लिटरली साक्षात किया, ये लिटरली लिख किया। She created her own space, उन्होंने अपनी जगह बनाई, उन्होंने जीवन को अपने ढंग से, अपनी चॉइसेस के संग, यू सी वुमेन्स एजेंसी या वुमेन की चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग सब जानते हैं। One doesn't want to get into a totally feminist debate, but ये जानते हैं कि वो चॉइस कितनी लिमिटेड होती है और कितनी कम उसको चॉइस को वो एक्सरसाइज कर पाती है। बट अमृता प्रीतम ने एक्चुअली वो किया, और उन्होंने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी। तो शी इज रियली अ राइटर जो कि न्यू जनरेशन के लिए, तो शी इज अ राइटर हु इज, एज आई सेड, अ टॉल राइटर एंड अ राइटर हु इज ट्रूली इंस्पिरेशनल। हाँ, ये बिल्कुल सच है, जैसे रेखा ने कहा, जैसे कि बनीता जी ने भी कहा, एंड पद्मेश जी ने भी कहा कि पार्टीशन ने बहुत अफेक्ट किया। और पार्टीशन की अगर स्टडी की जाए तो दो मेजर पर्सपेक्टिव सामने आते हैं। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिसमें कि पार्टीशन इज आल्सो अ सेलिब्रेशन,
in the sense कि it was also a celebration of independence. और पार्टीशन में जो इतनी डेथ्स हुई, इतनी तबाही हुई, इतना ट्रॉमा हुआ, इतनी ट्रेजेडी और वायलेंस हुआ, वो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो these are mere numbers. But there is also this literary understanding of Pakistan partition, which today आज वो बहुत अहम है और बहुत important है. और यही अमृता प्रीतम आती हैं, और अमृता प्रीतम जैसे बहुत से राइटर्स, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, मंटो हैं, बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिटरेरी पर्सपेक्टिव से पार्टीशन को दर्शाया और पार्टीशन के बारे में लिखा. और इसमें और राइटर्स जैसे उर्वशी बुटालिया हैं, उन्होंने भी लिखा. पिंजर बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है अमृता प्रीतम की. ये वैसे 1950 की टेक्स्ट है, और ये उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म भी बनी, बड़ी अक्लेम्ड फिल्म बनी 2003 में पिंजर पर. चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने ये फिल्म बनाई. इट इज अबाउट द वायलेंस ऑफ पार्टीशन. बट इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी. वो ये है कि ये एक राइटिंग थी which came from a woman. It was a writing about women, and it was a writing for the women, and not just उस समय की औरतें. It was a writing for the women of today. आज भी. एंड जैसे कि रेखा ने कहा, आज मैं पिंजर को यंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. एक हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पेपर है लिटरेचर एंड सिनेमा, उसमें पिंजर है. और ये वो टेक्स्ट है जो हर स्टूडेंट इसके संग बहुत इजीली रिलेट करता है. और वो इसलिए रिलेट करता है क्योंकि पिंजर एक ऐसी स्टोरी है विच इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट, which is about loss, it is about longing, it is about जिसे कहते हैं loss of woman's agency. लेकिन और अगर पिंजर के बारे में आई एम श्योर आजकल तो इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, और हम बहुत इजीली ये स्टोरी पूरो की है. Puro/Hamida, Puro, and it is a story about Hindu-Muslim, conflict, riots, it is about the sheikhs and the sahukars. So किस तरह से Puro को किडनैप करता है एक मुस्लिम बॉय रशीद, किडनैप करता है, और किस तरह से Puro जो कि एक हिंदू गर्ल है who was engaged to be married, वो क्या कहते हैं अपना एक नया वजूद उसकी. It's a story about identity crisis of a woman also. कि उसको एक नया नाम मुस्लिम नाम देकर वो एक नई जिंदगी स्टार्ट करती है. तो एक तरफ ये आइडेंटिटी लॉस की स्टोरी, अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो बैक. उस समय वो अपना राइट, अपनी एजेंसी, और यही मैं फिर से वर्जीनिया वुल्फ पे आती हूँ. शी चूजेस हर ओन स्पेस एंड शी डिसाइड्स टू स्टे बैक इन दैट विलेज. जिस विलेज में वो रह रही थी रशीद के साथ, she decides to live that. तो अमृता प्रीतम की राइटिंग्स में जो सबसे बड़ी, ये बहुत अमृता प्रीतम हम शायद आगे बात करेंगे, उनका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, और उनके कंटेम्पररीज ने, उनके कई कंटेम्पररीज ने और बाद में राइटर्स ने थोड़ा क्रिटिसिज्म भी किया है. बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है पिंजर की वो ये है, और कि वो एंड में पूरो अपनी एजेंसी, अपना वजूद, अपना अपनी बात रखती है, एंड शी मेक्स अ चॉइस. और वो चॉइस ये होती है कि वो फिर डिसाइड करती है कि यही अब उसका जीवन है. हमीदा और रशीद के संग वो चूज करती है रहना. So Pinjar is about partition, about violence against women and partition, and how woman's body is a site of encroachment. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आइडिया है. हाँ रेखा आप कह रही थी. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि पिंजर जैसे टेक्स्ट को, जबकि हम ऐसे बात कर रहे हैं कि विभाजन साहित्य अमृता का, तो हमने आज आथा वारिस शाहनू पर बात की, हमने आज पिंजर पर बात की. तो मैं वनिता जी के पास लौटूंगी. 2 सवाल हैं वनिता जी मेरे.
एक तो पहले क्योंकि विभाजन की बात चल रही है तो छोटा सा सवाल ये है कि इस बात पर भी काफी चर्चा रही कि वारिस शाह को क्यों ये कविता डेडिकेट की गई और गुरु नानक को क्यों नहीं, या हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान तब ऐसे तो मैंने वो जो कविता पढ़ी, अमृता खुद कह रही है कि जिस समय तुम गली का नाम, देश का नाम, दीवार का नाम भूल जाओगे तो वहीं मुझे पाओगे। तो ये उनका अपना स्पेस है। और प्रेम जो कह रही है अपनी एजेंसी, एजेंसी यानी अपना इख्तियार औरत का अपनी देह पर, अपनी सोच पर, अपने भाव पर। तो ये सारी चीजें अमृता लेके चली हैं, मतलब प्री इंडिपेंडेंस, क्योंकि लिखना तो वो तभी शुरू कर चुकी थी और बाद तक चलता रहा, एक लंबी लेखन की यात्रा है। तो मैं वारिस शाह से क्यों ये कविता, क्यों वारिस शाह को संबोधित है, एक बात। और दूसरा, पंजाबी साहित्य में अमृता के साहित्य को किस तरह पढ़ा गया, उस पर क्या बातचीत हुई, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप उस पर भी प्रकाश डालें। थैंक यू रेखा जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है और मैं इसकी आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताऊं कि अमृता ने जब शुरू में जैसे लिखा था तो उन्होंने 7 किताबें जो लिखी, तो वो शुरू में जैसे अमृत लहरा वगैरह, तो उन दिनों में वो अपने पिताजी के प्रभाव में धार्मिक और नेशनल टाइप की कविताएं, काव्य संग्रह उन्होंने लिखे। लेकिन वो खुद ही जब 1946 में मैं तवारीख हिंद दी वो लिखती हैं, तो वो अपने पिछले लिखे हुए काव्य संग्रह को खुद भी बड़े होके बाद में रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि वो बियॉन्ड रिलीजियस बाउंड्रीज के जाना चाहती थी। तो इसीलिए वो प्रोग्रेसिविज्म को भी कट के तो मॉडर्निज्म और पोस्ट लिटरेचर के बाद फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आते, तो एक किस्म का एक पेरिफेरल सा उनका एक राउंड चलता है, जिसमें वो शून्य का जो बहुत बड़ी थियोरी थी, वो वेद शास्त्र भी बहुत पढ़ती थी। लेकिन ये जो 47 का पार्टीशन का पेन था, वो बताती हैं कि जब वो उधर से लाहौर से देहरादून आई, तो वहां से जब दिल्ली आती हैं तो रास्ते में वो जो ट्रेन का सीन है कत्लो गारत का, तो वो सारी रात सोई नहीं, उनको इतने खौफनाक मंजर देख देख के। तो फिर ये कविता वो कहते हैं कि मेरे से लिखी गई, और ये कविता इतनी पॉपुलर हुई कि लोग अपनी जेबों में डालकर घुमा करते थे। उसकी रेडियो में तो आवाज सुनते तो उसके दीवाने थे ही, लेकिन इस कविता ने एकदम ही उसको सारे विश्व में, सारे देश में पॉपुलर कर दिया। तो जो आपने सवाल पूछा कि वो वारिस शाह को क्यों याद करती हैं, तो इसी में उनकी एक विशेषता है, वो डिफरेंट है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे फोकलोर के जितने फोक सॉन्ग्स हैं, हाय निमाए माँ को याद करते हैं हम, और या हाय रब्बा, कोई दर्द होता है हाय रब्बा, तो परमात्मा हे राम, या राम को या परमात्मा को या माँ को याद किया जाता है। लेकिन अमृता वारिस को क्यों याद करती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में 2-4 मिनट लेके बात करना चाहूंगी। क्योंकि वारिस शाह जो है वो हमारी समूची पंजाबी संस्कृति का प्रतीक है। उस वक्त का पंजाबी आपको मालूम है कहाँ तक था, कश्मीर से, काबुल से यहाँ कहाँ तक, हम दिल्ली के लाल किले तक फैले हुए थे। तो इतने बड़े पंजाब की जो एक सामूहिक चेतना थी, उसका हीरो वो वारिस को इसलिए बनाती है क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक। उन्होंने, वारिस शाह ने हीर जो लिखी, वारिस की हीर लिखी गई है, तो उसने कहा है ना, पहली जो 6 जो हमने अमृता जी की कविता सुनी आजाखा वारिस शाह नु, तो आप अगर ध्यान से देखें तो वो 6 पंक्तियों में ही बात खत्म हो जाती है कि आज मैं आखा वारिस शाह नु। वो वारिस को इसलिए याद कर रही है क्योंकि देश का विभाजन हुआ है, इट्स अ ज्योग्राफिकल पार्टीशन। लोग तो कुछ हमारे उधर हैं, हम इधर हैं, वो उधर हैं। तो ये जो पेन है, ये ऐसा पेन था कि हीर का रांझे से जुदा होने जैसा पेन था।
तो ये प्रेम की जो दर्द है, जहां वो कहती कि तूने एक किस्सा, एक हीर का लिख के तो दुनिया में सारा उसको फैला दिया, आज तो लाखों दिए रो रही हैं, लाखों बेटियां रो रही हैं। तो इस तरह से वो हीर रांझी की कहानी जो है वो पंजाबी संस्कृति के अनकॉन्शियस की जो एक अमिट छाप है, प्रेम की, मोहब्बत की, इश्क की, इसलिए वो उसको देश बंटवारे हो गए हैं, लेकिन वो प्रेम को, मोहब्बत को नहीं बांटती। वो इसलिए वारिस शाह को याद करती है क्योंकि वो कॉम्पोजिट कल्चर का एक हीरो बन जाता है, ये उसकी विशेषता थी, इसीलिए आज तक उसे याद किया जाता है। वारिस इधर का नहीं है, उधर का नहीं है, वारिस वारिस है जिसने प्रेम के लिए बैंड किए थे। तो इसलिए उसके ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ कहती है कि आज किताबे इश्क दा, तो वो उसके लिए एक होली बुक बन जाती है हीर वारिस, क्योंकि उसमें इश्क का जो मसला मसलियत है वो लिखा है। और अगले हिस्से में जाकर जब वो सारा जो हमने अभी उनकी कविता सुनी, तो उसमें सारा वो क्या था कि जो बिंब है वो सारे हीर की उससे जुड़े हुए हैं कि भी हीर की त्रासदी कैसे हुई, उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई, उसमें हीर का जो संकट था, मुल्ला काजियों की कट्टरता के विरुद्ध उसके जो संघर्ष थे, उसका विद्रोह। तो वारिस शाह का ये जो ट्रेजेडी है, दुखांत है, अमृता उसको बड़े एक खूबसूरत यौनर में लिखती हैं, बैंड। वो कहती है तो एक रोई सी थी पंजाब दी, तू लिख लिख मारी बैंड। नो, वैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वैन? वैन जैसे इंग्लिश में उसको एलेजी कहा जाता है और पर्शियन में मरसिहा हम बोलते हैं। तो ये जो मरसिहा होता है इसका एक अपना रिदम होता है, जिसमें एक लोग नहीं रोता, समूह आके दुख का प्रगटावा करता है। उसमें समूह सभ्याचार की औरतें आके रोती हैं, एक उनका एक अपना लिरिक है, एक अपनी करुणा की रोने की आवाज है। तो ये जब संकट हुआ है, तो एक हीर जब के साथ ट्रेजेडी हुई थी, तो तूने एक वैन लिख के सारे दुनिया में एक भूकंप ले आए थे। तो आज तो लाखों औरतें बेघर, कत्लोगारत, जबर जनाह, कितना कुछ हुआ। तो उस पेन को लिखने के लिए मुझे लगता है कि ये जो आखा वारिस शाह ये गीत नहीं है, ये एक बैंड है, एक शोक गीत है, जिसके लिए ना तो ऐसी बौद्धिकता की जरूरत थी, इसीलिए ये कम्युनिकेट भी कर रहा है सबके साथ। तो ये एक बात थी। और उसमें जो जितने वो कल्चरल सिंबल्स, चरखियों, टुट्टी तांद और इस तरह से पिंगों का जिक्र, वो सारा हंसने खेलने वाला सभ्याचार था, कैसे रुइन हो गया? क्योंकि वो जो सामाजिक डिफरेंसेस थे उनकी वजह से वो बात की जो बात कविता का हिस्सा उसमें डिस्क्राइब करती हैं। मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहती हूँ। मैं अमृता ने कहा कि जो समाज है वो मान लो कि उसने जमीन पर कांटे बिछाए हैं और उससे आपके पैर लहूलुहान हो जाएं, तो उससे मतलब वो होना दुखांत होना नहीं है। दुखांत होना क्या है कि जब आपके कांटों भरी राह पर चलते चलते आपके पैर लहूलुहान हो और आगे कोई रास्ता ना मिले, तो वो एक तरह से दुखांत है। तो पार्टीशन जो है उसने लगभग एक ऐसा समय खड़ा कर दिया था जब लगता था कि आगे कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है। लेकिन उसके बीच में भी जो बात आपने कही कि प्रेम को उसने बचाया, और प्रेम पर तो अब जब प्रेम की बात चल पड़ी है तो मैं थोड़ा सा ये सारी डिस्कशन को मतलब बहुत इसके विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर उससे हमारे भटकने का डर है। लेकिन साहिर, इमरोज और अमृता, जब भी हम अमृता की बात करते हैं तो वो प्रेम का एक आइकॉन बनती है। और हम जिस तरह से उसने साहिर के प्रेम में, मतलब वो अपनी जो
आत्मकथा है रसीदी टिकट। खुशवंत सिंह मजाक करते थे उन्हें कि भाई तुम्हारे जिंदगी में और है ही क्या आत्मकथा लिखने को, एक रसीदी टिकट पर लिख सकती हो कि तुम साहिर से प्रेम करती हो। तो ऐसी कई छोटी बड़ी कहानियां हैं कि जब वो उन्होंने चुना इमरोज के साथ रहना, बाद में अपनी शर्तों पर प्रेम किया साहिर से। और एक जो परंपरागत शादी थी जिसमें बहुत कम उम्र में ही वो चली गई थी, उससे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की शर्तों पर जिया। लेकिन इमरोज और साहिर दोनों से जो उनका प्रेम है वो एक प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा भी है जो प्रेम के एक सांसारिक ढांचे को, प्रेम की एक ऐसी बंधी हुई परिभाषा को तोड़ता भी है। तो आप उनकी जिंदगी में प्रेम का ये जो मकाम है उस पर कुछ कहेंगे? रेखा जी, जो आपने बात कही है बहुत खूबसूरत बात है। कोई भी मेरे जो उनका सारा साहित्य पढ़ने के बाद जो मेरी मानना बनती है, जो मेरी धारणा बनती है, मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो प्रेम का मार्ग है ये ओवरनाइट ऐसे स्पिरिचुअलिज्म के इश्क हकीकी तक नहीं जाता। हमारे सूफी संत सब जानते हैं कि जो सूफी पोइट्री है वो भी कहती है कि इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक जाने का ही नाम प्रेम है। तो जो इंसान, मुझे लगता है कि किसी एक को प्रेम करना सीख जाता है, समझ जाता है, तो उसके लिए ये सो कॉल्ड इन्फेचुएशंस, लव, इश्क, प्रेम, वो सब शब्दों की गिरफ्त से बाहर आके बस प्रेम प्रेम ही होता है, इश्क इश्क ही होता है। चाहे वो राजन का उसका इमेजिनेटिव हो, चाहे वो बड़ी पॉपुलर बात है कि वो स्कूटर पे ऑल इंडिया रेडियो जाया करती थी तो उसकी पीठ पे, इमरोज की पीठ पे वो साहिर का नाम खुलना करती थी। इसमें कोई फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि समाज में आप देखिए कि वो अमृता के साथ इमरोज भी अपना नाम लगा सकती थी। वो प्रीतम क्वात्रा से जुदा होके भी प्रीतम लगा रहने देती है उसको इस, और जब वो बीमार पड़ता है उसकी सेवा भी करती है उसको नेक्सी में रख के। तो ये जो प्रेम शब्द की आपने बात कही है, ये किसी आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी लव को डिफाइन कर सके कि वो क्या है। तो अमृता इन शब्दों से बहुत ऊपर जा चुकी थी। अगर आप उसके साहित्य की बात करें, क्योंकि मैं उसकी रीडर हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि चाहे उनकी कविता हो, प्रोज हो, उपन्यास हो, कहानियां हो, उनमें भी वो ऑफ कोर्स फेमिनिज्म के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे लोगों की हालत बहुत शोचनीय थी। आप देखिए हमारे यहाँ पे औरत को क्या था, जैसे अभी प्रेम जी ने बताया था वर्जीनिया वुल्फ की बात की, रूम वन जोन, तो वर्जीनिया वुल्फ भी वो फ्यूडल सोसाइटी की जो ऑर्नामेंटल एग्जिस्टेंस है उसकी बात करती है। तो इसी तरह से वो प्रोग्रेसिव रही हैं और उनकी हमदर्दी हमेशा औरत के साथ रही है। लेकिन जो प्रेम है, तो प्रेम का कोई ऑपोजिट नफरत है ही नहीं, इसलिए अमृता के पास प्रेम ही प्रेम था। उनके सारे साहित्य में इश्क ही इश्क था। बहुत बहुत खूबसूरत। एक्चुअली जब आप ये बात कर रही हैं तो मैं प्रेम के पास भी लौटती हूँ कि कभी कभी हम आपस में बात करते रहते हैं। आपने जो बात कही कि वो प्रोग्रेसिव भी है और वो रोमांटिक भी है, कि रोमान प्रेम उसके साहित्य में पूरी तरह भरा हुआ है। लेकिन प्रेम में आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो तरह तरह की मिथ, उसके मतलब जब भी हमने अमृता के बारे में बात की, जैसे वनिता जी ने शुरू ही किया था कि एक आजाद ख्याल औरत का अक्स और विभाजन या देश से उसका जुड़ा होना या और तमाम तरह की बातें, राज्यसभा की मेंबर रही, ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित की गई और पॉलिटिकली काफी देशों में गई और मतलब अपना एक कल्चरल एम्बेसडर का रोल अदा किया। लेकिन ऐसी क्या बात है कि जो पॉपुलर साइकी है उसमें हमेशा जब भी अमृता के बारे में बात होती रही तो अमृता
कि जो प्रेम संबंध है उन्हीं पर ज्यादा बात होती रही, ऐसा क्यों हुआ? रेखा, एक्चुअली ये जो अमृता और साहिर की जो रिलेशनशिप है, आई थिंक इसको समझने के लिए, और वनीता जी ने तो बहुत ही गहराई से और बहुत अच्छे से पूरा लव का और प्रेम का एक सूफी सूफी एंगल पूरा हमें दिखाया है, और जो कि बहुत सही है और बहुत ही सच है। पर मेरे ख्याल से जो साहिर अमृता की जो रिलेशनशिप है उसको पूरी तरीके से समझने के लिए अमृता का बचपन, अमृता का बचपन का अकेलापन, अमृता की अगर शायद अधूरा वर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट अमृता की अब शादी, अब उनकी अपनी मैरिज, जो कि she came out of that marriage, तो वो शायद बहुत सुखी शादी नहीं थी, और अमृता का अपना क्रिएटिव और इमेजिनेटिव इकोसिस्टम था जो उनके फादर के राजन से। आई थिंक ये सारा हमें समझना है जब हम अमृता और साहिर की रिलेशनशिप को समझें, कि साहिर भी एक इल्यूजरी इमेजिनेटिव लवर था उस लड़की का जो किसी को तलाश रही थी। अमृता के लिटरेचर को अगर हम पढ़ेंगे तो हम एक अमृता में एक टाइप की थर्स्ट भी है, एक टाइप की प्यास भी है, और वो फाइनली शायद उनकी क्वेंच हुई या पूरी हुई एक तरीके से जब उन्हें अपना वो पार्टनर, वो आदमी, वो फ्रेंड, वो मेल फ्रेंड उन्हें इमरोज में मिला। इमरोज वो ने तब मिला जब अमृता ने इमरोज से खुद कहा कि मैं शायद तुम्हें वो सब नहीं दे पाऊंगी जो शायद तुम्हारी उम्र की कोई लड़की देगी, एंड आई थिंक शी मेंट डिफरेंट थिंग्स देयर, बट यू नो शी सेड दैट मैं तुम्हारे संग जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये साहिर का भी जो पूरा ये बड़ा ही रोमांचक, रोमांटिक, एग्जॉटिसाइज्ड मीडिया क्रिएटेड, और उनके आसपास के जो सर्कल था जिन्होंने उनकी औरत होने, उनका एक औरत और वो एक वुमन राइटर थी, वो होने का जो उनका वजूद था उसको ट्रिविलाइज करने के लिए ये क्रिएट किया। साहिर थे, साहिर को वो चाहती थी, ये सच्चाई है। साहिर हेवी ड्रिंकर थे, साहिर के संग अपने इश्यूज थे, उनका अपना बचपन, उनके अपने आसपास अपनी फैमिली के इश्यूज थे जिसके लिए वो कमिट नहीं कर पाए हैं। ये सब चीजें हैं। तो काफी कुछ इसमें जब हम साहिर को और साहिर अमृता रिलेशनशिप को अगर एनालाइज करें एंड एज मैच्योर्ड स्कॉलर्स, तो आई थिंक ये सब चीजें, और मेरा अभी आजकल आई एम इन डिस्कशन विद अ थिएटर पर्सन, बहुत वेल नोन है, सलीम आरिफ। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा है ऑन द लेटर्स बिटवीन अमृता एंड इमरोज, और उसमें भी जो ये पूरी साहिर की रिलेशनशिप है, ये अमृता ने तमाम लेटर्स में इमरोज को इसके बारे में लिखा, उसमें भी बहुत ही उसके लेयर्स निकल के आते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि काफी कुछ मीडिया क्रिएटेड, और काफी कुछ इसलिए भी हैं कि उनकी लिटरेरी स्कॉलरशिप को एक तरीके से दबाने के लिए भी ये पूरा का पूरा क्रिएटेड है। मुझे एक बात यहाँ याद आ रही है कि एक्चुअली ये भी हो रहा है कि अमृता ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसमें जो 2-3 प्रसंग उन्होंने साहिर के बारे में लिखे, इस साहिर और वो आमने सामने बैठे रहते थे घंटों एक दूसरे को देखते हुए, और फिर साहिर जो सिगरेट पीते रहते थे लगातार और जो टोटे बच जाते थे उनके दाने के बाद अमृता उन टोटों को पीती थी और वहीं से वो उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया। तो मतलब कहीं ना कहीं वो रसीदी टिकट से भी उस तरह का मिथ बनता है कि वो, और फिर वो जैसे आपने कहा कि जो पॉपुलर इमेजिनेशन है, जो मीडिया है, उसमें ये बातें हवा की तरह चलने लगी। लेकिन जो भी अमृता करती थी, जब यानी उन्होंने बहुत
छोटी उम्र में लाहौर रेडियो पर काम करना शुरू किया, रेडियो में सितार बजाना शुरू किया, तो उस पर भी उनकी बड़ी आलोचना होती थी। तो जो भी वो करती थी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ खड़ा होता था कि एक अच्छे घराने की औरत को क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये बार बार हम जो एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि भाई किसी के अधीन ना होना भी सामर्थ्य है। मतलब किसी भी औरत के लिए, ये बात हमने कृष्ण सोपती के लिए भी कही थी पिछली बार स्मृति और संवाद की चर्चा में। और आज फिर अमृता को जब हम देखते हैं, एक आजाद ख्याल औरत के बारे में जो अपनी जिंदगी का इख्तियार अपने हाथ में लेती है, लेकिन इसकी कीमत भी उन्हें काफी चुकानी पड़ी। वनिता जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? इसकी क्या कीमत उन्हें चुकानी पड़ी? पंजाबी आपका माइक म्यूट हो गया है। वनिता जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ, अब ठीक है ना जी। मैंने तो पहले अपनी कविता में भी यही जिक्र किया था, तो उसकी कीमत ही तो उनको चुकानी पड़ी कि सबके ताने भी सहे, क्योंकि वो एक बहुत रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स फैमिली में से आई थी। तो एक उसकी सूरत और सीरत दोनों ही बहुत जालिम थी। तो जब आप कहती हैं कि लाहौर पे जब रेडियो पे बोलती थी तो लोग बाहर उसको मिलने के लिए खड़े होते थे। तो खूबसूरती उनकी और उनकी अदा, उनकी आवाज, सब कुछ ने ही लोगों को कायल किया था, और उसकी कीमत ये उठानी पड़ी। मैं इसके साथ पहले वो भी जोड़ना चाहती हूँ जो इन्होंने प्रेम जी ने कहा साहिर के बारे में। तो ऐसा नहीं है, मिथ नहीं था, ये सच्चाई वो रसीदी टिकट में बार बार जिक्र करती हैं। और ये जो उनका जो सक्सेसफुल ना होना साहिर के साथ, तो जब वो लाहौर में बिफोर इंडिपेंडेंस थी, तो वो एक शख्स था जिसको वो बाद तक याद करती रही है। रसीदी टिकट में उसका जिक्र भी है कि जब मैं अपनी बिल्कुल तन्हाई में थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, तो एक ही इंसान था, सज्जाद हैदर। तब मेरी, कहते हैं कि मैं पंजाबी में पढ़ के सुनाती हूँ, वो लिखा है कि वो कहती है, मेरे मन दी इकलता दा सराप इमरोज ने तोड़िया सी, पर उसदे मेल तो पहला एक होर हसीन सबब मेरे नाल वापरिया, एक बड़े ही पाक दिल इंसान दी दोस्ती मैनू मिली सी। सज्जाद हैदर दी वाकफी उदों हुई सी जदों अजे देश वंड नहीं सी हुई। और अपने वो कहती हैं कि मेरे जो अपने कंटेम्परेरीज हैं, उनमें से ऐसी मुलाकात मेरी एक के भी साथ नहीं हुई जैसी मैं सज्जाद हैदर के साथ बात किया करती थी। तो यही बात है। और उसको तो जो सुनहरे पे साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला, जैसे आपने कहा है, तो वो सुनहरे तो सारे लंबे खत हैं साहिर के नाम पे, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये मिथ बनी नहीं है या मीडिया ने उछाला, क्योंकि जो जितनी चीज को जैसे पकड़ेगा उतना उसके बारे में करेगा। तभी मैंने कहा था कि अमृता ये सब बाउंड्रीज को तोड़ के बहुत दूर निकलती है, जिसे हमने इश्क हकीकी भी कहा था। पंजाब में, हाँ, शुरू के कहा, दिनों में पंजाब में उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिला था ना। नहीं, मैं अभी पंजाब वही, हाँ, हाँ। वही बात मैं कहने जा रही हूँ, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फैमिली से थी। तो जब उसने इधर आके तो अपने तरह से जीना चाहा, तो उसने जब साहिर सिगरेट पीता था तो आपने कहा जैसे वो उसके टोटे भी उठा के पीती थी, और रात झाड़ी हुई जो छोटे छोटे पीसेस बनते थे। तो ये एक मोहब्बत की इंतहा थी जिसको वो अपने स्टाइल से पेश कर रही थी। तो इन सब चीजों का, उसके शराब पीने का, उसके बाल कटवाने का, सिख फैमिलीज में बाल नहीं कटवाते थे उन दिनों में, तो ये सारी वो एक सिख घराने की लड़की अमृत कौर होने की वजह से, तो वो जो पंजाबी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, उन्होंने उनका विरोध किया था बड़ा जबरदस्ती। वो कई वर्षों तक पंजाब गई भी नहीं थी, बाद में फिर वो स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी लगी। और अब वही लोग जो उनकी मुखालफत करते थे, आज उनकी वो सेंटेनरीज भी मना रहे हैं टाइम टाइम की बात में। यही पॉलिटिक्स। असल में बिल्कुल हमारे पास बहुत कम वक्त है। मैं प्रेम के पास आना चाहूंगी। आप अमृता पर एक किताब संपादित कर रही हैं अंग्रेजी में,
और दूसरी बात ये है कि वो किताब से तो एक अलग वो रिसेप्शन उन्हें मिलेगा, लेकिन आप क्या समझती हैं, आपकी नजर में अमृता का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? मैं ये बुक को एडिट कर रही हूँ, मेरी कॉलीग और फ्रेंड हैं डॉक्टर हिना नंदराज राजो के साथ। अमृता प्रीतम, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि इतनी बड़ी हस्ती हैं कि ये बहुत जरूरी है कि हम इस अमृता प्रीतम के फिगर को ये एक राइटर इन कॉन्टेक्स्ट सीरीज के अंदर है, जिसमें कि हम राइटर्स को, इसमें एक अमृता ही नहीं है, और भी बहुत वेल नोन राइटर्स हैं जिनको कि हम उनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सारी लिटरेरी हर टाइप के कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करें। अमृता बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट और जरूरी है कि वो रीजनल स्पेस से नेशनल स्पेस से ग्लोबल स्पेस में आए, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट इस किताब के थ्रू हमारा ये उन्हें कॉन्टेक्चुअलाइज करके उन्हें एब्सोल्यूट ग्लोबल मैप में उनको लेके आए। और यहाँ मैं बस ये उनका कंपैरिजन, या कह लीजिए कि जिस तरीके से अमेरिकन पोएट एड्रियन रिच हैं, ऐसा आप में से कुछ लोग शायद उनको पढ़ चुके होंगे, एक बहुत ही अनकन्वेंशनल और बहुत ही बढ़िया पोएट, जिन्होंने वंस अगेन अपने डोमेस्टिक शैकल्स को ब्रेक करके फाइनली उन्होंने हेट्रोसेक्सुअल मोड को ब्रेक करके उन्होंने शी बिकेम अ लेस्बियन पोएट herself। अमृता प्रीतम कुछ मायने में उस टाइप की राइटर हैं जिन्होंने बहुत आइकोनोक्लास्टिक और अनकन्वेंशनल लाइफ ही नहीं, उन्होंने लिटरेचर में भी हर एक, अगर उनका आप लिटरेचर भी पढ़ेंगे, हम केवल यही कहना कि जैसे कि खुशवंत सिंह जी ने कहा कि वो तो बस उनके तो हर कैरेक्टर में ही औरतें रोती हैं और फिर अपना रोती हैं, और उनके उसी टाइप के कैरेक्टर्स हैं। वो भी सब खुशवंत सिंह ने बाद में कहा, जब अमृता प्रीतम नहीं रही उसके बाद उन्होंने ये सब चीजें कही। शुरू में तो उन्होंने उनको बहुत ट्रांसलेट किया और उनके हिसाब से अमृता प्रीतम और वो अच्छे दोस्त थे, वो आती जाती थी और सब, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी डेथ के बाद ये सब लिखा। बट तो आइडिया ये है कि अमृता प्रीतम का लिटरेरी करियर जो कि मोर देन 60 इयर्स का है उसमें, और उन्होंने सारे जॉनर्स को टच किया, फ्रॉम पोइट्री टू शॉर्ट फिक्शन, लॉन्ग फिक्शन, ऑटोबायोग्राफीज। नागमणि में उन्होंने 3 generations ऑफ पंजाबी राइटर्स को लॉन्च किया। तो हमारा मेन नागमणि एक मकसद पत्रिका थी ना, थोड़ा सा, नागमणि एक पत्रिका थी जिसका संपादन अमृता प्रीतम वो करती थी और बहुत एनकरेज करती थी। उनके हौस खास के घर में कोई भी पंजाबी छोटा बड़ा स्कॉलर ऑलवेज वेलकम था। और तो अमृता प्रीतम ने बहुत यंग स्कॉलर्स को सपोर्ट किया है। आज दबे मुंह से कोई कहे तो कहे, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने खुले दिल से बहुत स्कॉलर्स को सपोर्ट किया है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि इस बुक, जो कि इट विल बी मोर ऑफ अ क्रिटिकल एंथोलॉजी एंड अ क्रिटिकल टेक्स्ट, नॉट एन एंथोलॉजी, मोर ऑफ अ क्रिटिकल वॉल्यूम, जिसमें कि हम उनको कॉन्टेक्चुअलाइज करें। असल में इसी सीरीज में कृष्णा सोबती पर मैंने और सुकृता ने एक किताब एडिट की जिसका जिक्र हमने पिछले स्मृति और संवाद में किया था। मैं आपसे बिल्कुल अंत में 2 बातें कहना चाहती हूँ। जब ज्ञानपीठ सम्मान मिला अमृता को, तो अमृता ने एक अपनी स्पीच जो दी थी, एक्सेप्टेंस स्पीच, उसमें एक प्रसंग का जिक्र किया कि उनकी नानी कहा करती थी कि जब वो पैदा हुई उस समय भादों की 15 तारीख को, तो उस समय देवता सोए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो जितना भी लिखना है वो उन देवताओं को जगाने का उपक्रम है। तो और एक और जो मुझे खास उनकी पंक्तियां बहुत याद आती हैं, तो उन्होंने अपने लिखने के बारे में ही कही। उन्होंने कहा कि खुदा किसी के हाथ में भी कलम देने से पहले उसे सच लिखने की तौफीक देना, है ना। तो
कैसे ये बात सही है कि औरतों का लिखा हुआ, स्त्रियों का जो लेखन है, वो इसी दुनिया की सच्चाई को एक अलग नजरिए से पकड़ने की कोशिश है, और उसकी सच्चाई, सच कहने की तौफीक, उसका जो साहस है, वो ऐसा उन स्त्रियों ने किया। और अमृता उनमें जैसे प्रेम कह रही हैं कि सबसे शी इज अ माउंटेन ऑफ अ वुमन, सबसे टॉलेस्ट फिगर है। तो मैं एक छोटी सी उनकी कविता का एक अंश और पढ़ देती हूँ। ये कविता है कुफ्र। अंबर की एक पाक सुराही, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर एक घूंट चांदनी पी है हमने, एक घूंट चांदनी पी है हमने, हमने आज ये दुनिया बेची और एक दीन खरीद के लाए, बात कुफ्र की है हमने, बात कुफ्र की है हमने। सपनों का एक थान बुना था, सपनों का एक थान बुना था, गस एक कपड़ा फाड़ लिया और उम्र की चोली सी है हमने। कैसे इसका कर्ज चुकाऊं, कैसे इसका कर्ज चुकाऊं, मांग के अपनी मौत के हाथों, यह जो जिंदगी ली है हमने, यह जो जिंदगी ली है हमने। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। वैसे हमारा समय लगभग पूरा हो गया है, या जैसे पद्मेश जी आदेश करेंगे। एक कविता मैंने और रखी हुई है जो इसका वीडियो हम आपको सुनाएंगे। वो खास कविता उन्होंने इमरोज के लिए लिखी थी कि मैं तेनू फेर मिलांगी, अगली जिंदगी में, इस जिंदगी में जो प्यार परवान न चढ़ सका पूरी तरह, वो उसके लिए एक अगली जिंदगी की कल्पना करते हुए वो कविता अमृता ने लिखी थी। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं तो पहले वो सवाल लिए ये हम समय हो रहा है तो हम सवालों की ओर नहीं जाएंगे। और आप तीनों ने इतना ज्यादा विस्तृत रूप से पूरे अमृता जी के साहित्य को और उनके जीवन को यहाँ पर उसके सार को प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में आज की संगोष्ठी के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है और बहुत सुंदर है। और वैसे तो अमृता जी के ऊपर, जैसा आपने कहा पहले भी, पूरे पूरे दिन के सत्र रखे जा सकते हैं, उनकी एक एक विधा के ऊपर बातचीत की जा सकती है। तो बहुत बहुत आभार रेखा जी, वनीता जी और प्रेम जी आपका। आप तीनों ने उनके जीवन के, एक तो अमृता प्रीतम जी का, जैसे बहुत कम लेखक और साहित्यकार हैं जिनका जीवन भी अपने आप में इतना आकर्षण पैदा करता है और इतनी दिलचस्पी के उनके जीवन के बहुत पहलुओं को हम लोग जानना और समझना चाहते हैं। और बाकी अमृता प्रीतम जी तो एक ऐसा नाम था जिनके ऊपर बहुत से सेलिब्रिटी राइटर्स ने भी, लेखकों ने भी बहुत कुछ लिखा है। और शाहिर जी के तो कितने गीत नज़में हैं जो कहते हैं कि वो अमृता जी के लिए लिखे गए थे, वो पूरे भारत की जुबान पर पहुंचे हैं। और एक जिस वीडियो का जिक्र अभी रेखा जी ने किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अंत में। मैं तेनू फेर मिला किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी चिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जां खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी। मैं तेनू फेर मिलांगी, जां खौरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगां विच घुलांगी, यार बाहों विच बैठ के तेरे कैनवस नूं वलांगी। पता नहीं किस तरह किथे, पर तेनू जरूर मिलांगी। या खौरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानती, पर ऐना जानती हाँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे नाल तुरेगा।
ਇਹ ਜਿਸਮ ਮੁੱਕਦਾ ਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੀ, ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲਾਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ। Writing's not that. आपकी आवाज में अमृता प्रीतम की कविता। आइए अब हम चलते हैं कार्यक्रम समापन की ओर, और इस सूचना के साथ कि कल वैश्विक हिंदी परिवार का जो आयोजन है उसमें हम डॉक्टर चैतन्य प्रकाश जी हमसे जुड़ेंगे, और हम चैतन्य प्रकाश जी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम है जिसमें राहुल देव जी भी रहेंगे। और अगले शनिवार को शाम को 4 बजे हम फिर मिलेंगे आप लोगों से वातायन की इसी लिंक में इसी समय। और उस दिन संवाद होगा नारायण कुमार जी और जवाहर कर्नावट जी के बीच, जो विश्व में आज हिंदी के जो कार्य हो रहे हैं और सम्मेलन वगैरह होते रहे हैं, उनके एक वैश्विक केंद्र हैं दोनों लोग। तो इन शब्दों के साथ मैं मंच सौंपता हूँ वातायन की अध्यक्षा मीरा कौशिक जी को। मीरा जी, आप आए मंच पर। जी धन्यवाद पद्मेश जी। प्रिय डॉक्टर वनीता, रेखा जी, अनूप जी, तितीक्षा, शैल जी, सुकृता पॉल जी, अलका सिन्हा, राहुल जी, सुशील कुमार आजाद और देश विदेश से पधारे विद्वान और सुधीजन, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से पुरस्कृत अमृता प्रीतम के बारे में हर बातचीत हमेशा नई ही रहती है या लगती है। आज के तात्कालिक समाज के परिप्रेक्ष्य में उनका व्यक्तिगत जीवन मुझे तो साधारण ही लगता है, लेकिन भारत विभाजन का पर्दा लगाते ही उनकी कहानी और अभिव्यक्ति असाधारण रूप ले लेती है। उनके बारे में जब कहा गया कि she dared to live, she imagined, वे अपनी शर्तों पर जी पाई और उसकी अभिव्यक्ति भी कर पाई। आज का डीकोडिंग अमृता का सत्र हमारी उस लेयर्ड अमृता को पाने की कोशिश थी, जो 20वीं और 21वीं सदी की माउंटेन ऑफ द वुमन पंजाब, भारत, पाकिस्तान और विश्व की हर दम तोड़ती औरत को पंख देती रही। वॉइस ऑफ एशिया और हमारी अपनी भारतीय स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का उत्सव निस्संदेह अद्भुत था। मुझे भी 70 के दशक में पंजाब से आई कुछ प्रगतिशील महिलाओं के उस ग्रुप के दुलार को पाने का सौभाग्य मिला, जो साइकिल चला लाहौर में अपना राजनैतिक, साहित्यिक, रचनात्मक जीवन शुरू कर रही थी। शीला संधू, शीला भाटिया, पूरन आचार्य दिल्ली के पुराने पंजाबियों की जान थी, और अमृता प्रीतम और इमरोज उनके साहित्यिक सोच की धुरी थे। मुझे उनसे मिल सिर्फ एक बार सतही तौर पे फोटो खिंचाने का ही मौका मिला, लेकिन उनका ऑरा मुझे आज भी विचलित करता है। अमृता प्रीतम की कहानी को प्रेम कुमारी जी ने जिस परिपक्व तरह से सहेजा, वह मन को आश्वस्त करता है। उनकी रचना संसार को उनके निजी जीवन की कहानियों के बादलों से ढक देना, यह हम लोगों की आदत हो गई है। आपकी एंथोलॉजी को पढ़ने की इच्छा मुझे रहेगी। आज के सत्र में अमृता की सीधी खड़ी रूह, जो रेखा जी के शब्द थे, हमारे समय की हर आजाद स्त्री की रूह बन अमृता के घर का पता बन गई। आप सबका और रेखा जी की विद्वता का धन्यवाद। आप सबको दिव्या माथुर, मेरी और वातायन के और सदस्यों की तरफ से बहुत धन्यवाद। और पद्मेश जी, आपका प्रताप बना रहे। अगले सत्र के लिए फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।